दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है एक हाई स्कूल बास्केटबॉल गेम से। पेलिंगटन हाई स्कूल का जिम्नेजियम पूरी तरह भरा हुआ है। दर्शक चिल्ला रहे हैं, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं और माहौल एकदम जोश से भरा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट गेम है और सबकी निगाहें एक खिलाड़ी पर टिकी है। उस खिलाड़ी का नाम है मेसन रेमोर। उसका निकनेम है हॉर्स। नाम से ही पता चलता है कि ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है। वो स्कूल का स्टार एथलीट है। बास्केटबॉल के मैदान पर जब वो दौड़ता है तो लगता है जैसे कोई भी उसे रोक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, इस रात कुछ अलग है। मेसन जब खेल रहा है तो उसे एक फिगर दिख रहा है जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा। एक झुलसा हुआ आदमी, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी बॉडी जैसे आग में जल चुकी हो। ये फिगर बस मेसन को दिख रहा है, लेकिन मेसन एक ट्रू एथलीट है। वो अपने दिमाग को फोकस करता है। वो उस विजन को इग्नोर करने की कोशिश करता है और खेल के अंतिम पलों में जब पूरा जिम्नेजियम अपनी सांस रोककर बैठा है, मेसन वो शॉट मारता है जो गेम जिता देता है। पूरा जिम्नेजियम फट पड़ता है। हर कोई खुश है। मेसन का नाम लिया जा रहा है। उसके टीममेट्स उसे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। डीन जैक्सन और टैनर चर्च, उसके दो खास साथी, उससे आकर मिलते हैं। लेकिन मेसन की आंखों में खुशी कहां है? उसकी आंखों में वो जला हुआ आदमी अभी भी घूम रहा है। गेम खत्म होने के बाद मेसन सीधे जिम के लॉकर रूम में जाता है। वो बहुत जल्दी में है, जैसे उसे कुछ बहुत जरूरी काम करना है। वो अपना लॉकर खोलता है और उसमें से एक छोटी सी स्कल के आकार की पुरानी सीटी निकालता है। ये कोई साधारण सीटी नहीं है। ये देखने में ही डरावनी लगती है, जिस पर एस्थेटिक डेथ विसल लिखा है। मेसन को पता है ये सीटी क्या है, या शायद उसे एहसास हो गया है कि इसने उसके साथ क्या किया है। वो इस सीटी को अपनी मुट्ठी में लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे सीटी टूट जाती है। मेसन एक गहरी सांस लेता है, जैसे उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेसन शावर लेने जाता है। वो उस जले हुए आदमी के बारे में सोच रहा है। शायद अब वो नहीं आएगा। शायद सीटी तोड़ने से कर्स टूट गया, लेकिन नहीं। और फिर वो जला हुआ आदमी वहां आ जाता है। वो फिगर जो मेसन के दिमाग में था वो अब सामने है और वो मेसन की तरफ बढ़ रहा है। मेसन चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। डीन जैक्सन और टैनर चर्च लॉकर रूम में आते हैं। सब कुछ शांत है। शावर की आवाज भी बंद हो गई है। वो मेसन को आवाज लगाते हैं, कोई जवाब नहीं। वो शावर की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं मेसन की बॉडी बुरी तरह जल रही है, जैसे उस पर आग लगाई गई हो। लेकिन पानी में ये कैसे पॉसिबल है? डीन और टैनर शॉक में हैं। वो कुछ नहीं बोल सकते, बस एकटक उस जले हुए शरीर को देखते रहते हैं। दोस्तों, मेसन की मौत के 6 महीने बाद शिकागो से एक लड़की आती है, क्रिस। सब उसे क्रिस कहते हैं। वो 17 से 18 साल की है। उसकी आंखों में जिंदगी की, दर्द की, पछतावे की एक थकान है। वो थोड़ा अलग स्टाइल में रहती है। क्रिस की लाइफ आसान नहीं रही। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उस मौत में वो खुद को जिम्मेदार मानती है। क्रिस ड्रग्स की लत में पड़ गई थी। उसने ओवरडोज लिया था और उसके पिता उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। उस एक्सीडेंट में क्रिस बच गई, लेकिन उसके पिता नहीं बचे। इस गिल्ट के साथ जीना, ये क्रिस के लिए सबसे बड़ी सजा है। ड्रग रिहैब से निकलने के बाद क्रिस को कहीं जाना था और वो अपने कजिन रेल टेलर के पास पेलिंगटन सिटी में आई है। रेल क्रिस का कजिन है। वो एक हंसमुख, जिंदादिल लड़का है। वो क्रिस की जिंदगी में थोड़ी रोशनी लाना चाहता है। वो अपने घर में क्रिस का स्वागत करता है। रेल एक लोकल स्टील मिल में काम करता है और पेलिंगटन हाई स्कूल में पढ़ता भी है। क्रिस का पेलिंगटन हाई स्कूल में पहला दिन शुरू होता है। स्कूल अजीब है। मेसन की मौत का साया अभी भी वहां है। हर कोई उसके बारे में बात करता है या नहीं करता, जो और भी अजीब है। और फिर क्रिस को मेसन रेमोर का पुराना लॉकर असाइन होता है। क्रिस उस लॉकर के सामने खड़ी है जो कभी उस लड़के का था जो 6 महीने पहले रहस्यमय तरीके से मर गया। ये देखकर डीन जैक्सन को बहुत बुरा लगता है। डीन मेसन का बेस्ट फ्रेंड था और मेसन की मौत ने उसे तोड़ा है। वो क्रिस पर भड़क जाता है। वो उसे उसके पास्ट और उसकी ड्रग हिस्ट्री के बारे में उसका इंसल्ट करता है। वो कहता है कि क्रिस को ये लॉकर नहीं मिलना चाहिए। डीन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड है, ग्रेस ब्राउनिंग। ग्रेस खूबसूरत है, पॉपुलर है और रेल को ग्रेस से बहुत पुरानी क्रश है, लेकिन ग्रेस डीन के साथ है। इस पूरे तमाशे के दौरान एक लड़की आगे आती है। वो क्रिस के लिए खड़ी होती है। उसका नाम है एली गेंस। एली इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है और उसे डायबिटीज है। वो हमेशा अपना इंसुलिन बैग साथ रखती है। एली क्रिस के लिए खड़ी होती है और क्रिस को एली से एक अजीब सी अट्रैक्शन महसूस होती है। लेकिन सिचुएशन और बिगड़ती है। क्रिस डीन को घुटने से मारती है और पास में खड़े टीचर मिस्टर क्रेवन ये सब देख रहे होते हैं। मिस्टर क्रेवन जो हमेशा सिगरेट पी रहे होते हैं। क्रिस, एली, रेल, डीन और ग्रेस सबको डिटेंशन में भेज देते हैं। डिटेंशन में जाने से पहले क्रिस अपना लॉकर खोलती है और वहां उसे वही पुरानी वियर्ड लुकिंग स्कल के आकार की एक छोटी सी ऑब्जेक्ट एस्थेटिक डेथ विसल मिलता है,
जिसे मेसन ने तो इसे तोड़ दिया था। क्रिस इस सीटी को उठाती है, उसे नहीं पता ये क्या है। वो इसे अपने साथ डिटेंशन में ले जाती है। डिटेंशन रूम में 5 बच्चे बैठे हैं, क्रिस, एली, रेल, डीन और ग्रेस। मिस्टर क्रेवन भी वहां है। क्रिस उस स्कल शेप्ड विसल को देख रही है। वो उसे टेबल पर रखती है। बाकी सब भी उसे देखते हैं। मिस्टर क्रेवन उस सीटी को नोटिस करते हैं। वो उसे उठाते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं। वो पूछते हैं, ये कहां से आई? ग्रेस अपने फोन से उस पर लिखी इंस्क्रिप्शन को गूगल ट्रांसलेट करती है। ट्रांसलेशन आता है, समन द डेड, यानी मुर्दों को बुलाओ। मिस्टर क्रेवन कहते हैं, ये स्कूल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये मेरे पास रहेगी। वो सीटी अपने पास रख लेते हैं। 5 बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है। डिटेंशन खत्म होती है। सब बच्चे जा चुके हैं। मिस्टर क्रेवन अकेले डिटेंशन रूम में है। मिस्टर क्रेवन जब उस विसल के बारे में सर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस सिटी का दाम लाखों डॉलर्स है। उनके हाथ में वो सीटी है। वो उसे घुमाते हैं, उसे देखते हैं। एक क्यूरियोसिटी जागती है और फिर वो उस सीटी को अपने मुंह से लगाते हैं और बजाते हैं। एक तेज, कानों को चीरने वाली आवाज निकलती है। एक ऐसी आवाज जो सामान्य नहीं है, जो किसी भी साधारण सीटी की नहीं हो सकती। मिस्टर क्रेवन को एक पल के लिए कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करते हैं। दूसरी तरफ बाहर क्रिस और रेल स्कूल के पार्किंग लॉट में है। रेल को याद आता है कि उसकी किताब क्लास में रह गई है, इसलिए रेल वापस क्लास में जाता है। तभी रेल उस सीटी को देखता है और उसे रख लेता है। बाहर क्रिस वहां अकेली खड़ी है। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रही है। तभी एक लड़का उससे बात करने आता है। उसका नाम है नो हैगर्टी। वो देखने में यूथ पास्टर जैसा दिखता है, मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी लीडर, लेकिन उसकी असली पहचान अलग है। नो बच्चों को ड्रग्स बेचता है। क्रिस की ड्रग हिस्ट्री को देखते हुए नो को शायद लगा कि यहाँ एक नया कस्टमर मिल सकता है, लेकिन इतने में रेल वहां आ जाता है। रेल अपनी कजिन क्रिस की ड्रग हिस्ट्री जानता है। वो नहीं चाहता कि नो क्रिस के पास आए। रेल और नो में बहस होती है। नो एग्रेसिव हो जाता है। वो रेल की नाक पर मारता है, जिसके कारण उसके नाक से खून निकल आता है। वो चाकू निकालता है, रेल को धमकी देता है। फिर नो चला जाता है, लेकिन जाते जाते रेल मन में सोचता है, एक दिन इसे सबक जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ मिस्टर क्रेवन स्कूल में अकेले होते हैं। उस वक्त स्कूल में सिर्फ एक स्टाफ मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, मानो कि उनके अलावे वहां और कोई भी है। इसलिए वो जब चेक करने बाहर जाते हैं तब उन्हें बाहर कोई दिखाई देता है जो लंगड़ाता हुआ उसके पास आ रहा होता है। लेकिन तभी वो स्टाफ उन्हें आकर कुछ बात करने लगता है। वापस देखने पर वो एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। इस बात को इग्नोर करके वो वापस अपने क्लासरूम में जाते हैं कि तभी वो एंटिटी उनके सामने अचानक आ जाती है। वो एंटिटी दिखने में काफी बीमार जैसे लग रहा था, मानो कि कोई कैंसर का मरीज हो। वो एंटिटी मिस्टर क्रेवन के सीने में अपना हाथ डाल देता है, जिसके बाद वो मिस्टर क्रेवन के लंग्स को दबाकर उन्हें मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेंशन में मिस्टर क्रेवन ने सबको एक असाइनमेंट दी थी जो उन्हें मिलकर काम करना था। तो क्रिस, एली, रेल, डीन और ग्रेस के घर पर इकट्ठे होते हैं। वो असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, लेकिन माहौल थोड़ा ऑकवर्ड है। डीन अभी भी क्रिस के साथ कंफर्टेबल नहीं है। रेल ग्रेस को देख देख कर मन में कुछ सोच रहा है। तभी रेल उस सीटी को निकालता है। सब उसे देखते हैं। डीन, जो हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करता है, ग्रेस से कहता है कि वो इसे बजाकर देखे। ग्रेस थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन डीन के कहने पर वो उस स्कल शेप्ड विसल को उठाती है और बजाती है। एक तेज, अजीब, कानों में दर्द करने वाली आवाज आती है, जिसके कारण सबके कान दर्द करते हैं। सब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन कोई आग नहीं, कोई फिगर नहीं, कुछ विजिबल नहीं होता। लेकिन रेल को किसी के कदमों की आवाज आती है, जिससे वो डर जाता है। पर जब वो सभी को बताता है तो सब उसका मजाक उड़ते हैं। फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कर्ज तो एक्टिवेट हो चुका था। क्रिस ग्रेस के घर से निकलती है। वो थोड़ा टेंशन में है। एली उसके पीछे आती है। दोनों में बातें होती है। एली एक समझदार लड़की है। वो क्रिस को जज नहीं करती। एली उसे कल टाउन का एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल इनवाइट करती है। फेस्टिवल हैलोवीन के थीम पर है। वो चाहती है क्रिस भी आए। क्रिस मान जाती है। सीन कट होकर क्रिस पर दिखाया जाता है। क्रिस घर पर पहुंचती है। तब वो खिड़की से नोटिस करती है को सामने पेड़ पर कोई लटका हुआ नजर आता है। तभी रेल क्रिस के पास कॉफी लेकर आता है। तब क्रिस रेल से पूछती है कि क्या कोई तुम्हें उस पेड़ पर कोई नजर आ रहा है, और जब मुड़कर वापस देखती है तो वहां कोई नहीं होता है। रात को क्रिस अपने फोन पर एली को एक टेक्स्ट करना चाहती है और गलती से एक बहुत इमोशनल मैसेज भेज देती है, जैसे अचानक दिल की बात निकल गई हो। एली वो मैसेज पढ़ती है और वो भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। दोनों के बीच कुछ शुरू हो रहा है। फिर सीन कट होकर हम ग्रेस को उसके घर पर देखते हैं, जो अपना होमवर्क कर रही है। लेकिन उसे उस वक्त ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, पर उसे लगता है उसका भाई होगा। जब वो अपने रूम में जाने लगती है कि तभी कोई पीछे से कोई उसके मुंह पर टच करता है।
जिससे वो डर जाती है जब वो पीछे मुड़कर देखती है कि पीछे उसका छोटा भाई खड़ा है, लेकिन वो छोटा है और काफी दूर में खड़ा है। उसका हाथ उसके चेहरे तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके चली जाती है। पर उसके जाने के बाद हमें वहां किसी एंटिटी के होने का प्रेजेंस दिखाया जाता है। अगली सुबह क्रिस और रेल स्कूल पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक खबर मिलती है कि मिस्टर क्रेवन की रात को मौत हो गई। प्रिंसिपल फ्लिन एक असेंबली बुलाते हैं। वो बताते हैं मिस्टर क्रेवन को एडवांस स्टेज लंग कैंसर था, लेकिन ये बात सबको अजीब लगती है। कल तक मिस्टर क्रेवन बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे। एडवांस्ड लंग कैंसर में बिना किसी वार्निंग के कोई कैसे मर सकता है? भले ही मिस्टर क्रेवन सिगरेट्स बहुत पीते थे, तो कैंसर का एक्सप्लेनेशन टेक्निकली पॉसिबल लगता है, लेकिन इतनी तेजी से रातों रात? असेंबली में एली भी बैठी है और तभी उसे कुछ दिखता है, उसकी अपनी एक इमेज। लेकिन वो इमेज नॉर्मल नहीं है, वो एली का ही रूप है जो अपना सिर घुमाकर उसे देख रहा है, उसे टॉन्ट कर रहा है। एली की आंखें फट जाती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है वो फिगर गायब है। ये उसका वहम था। कर्ज ने काम करना शुरू कर दिया था। वो सब अपने साथ होने वाले इंसिडेंट को एक दूसरे को बताते हैं। तब रेल कहता है कि हमें ये विसल मेसन के घर वापस लौटा देना चाहिए। हो सकता है कि ये मरे हुए इंसान का है, इसी कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्रिस और एली डिसाइड करती है कि इस सीटी को मेसन के घर वापस कर देना चाहिए। वो मेसन के घर जाती है। वहां उनकी मुलाकात मेसन की बुजुर्ग दादी आइवी रेमो से होती है। आइवी बहुत बीमार है, वो टर्मिनली इल है, लेकिन उनकी आंखें तेज है। उनके पास काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। आइवी का घर अजीब है, वो एक कलेक्ट है। वहां हर तरफ दुनिया भर से कलेक्ट किए हुए पुराने ऑब्जेक्ट्स, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है, और वो उस एस्थेटिक डेथ विसल को पहचानती है। आइवी बताती है ये सीटी उन्हें ग्वाटेमाला के एक बैकेली मार्केट से मिली थी, एक ऐसी जगह जहां लोग प्लंडर्ड आर्टिफैक्ट्स बेचते हैं, यानी ऐसी चीजें जो किसी कल्चर से चुराई गई हो। और ये सीटी वो स्टोलन ट्रेजर है। आइवी आगे बताती है ये सीटी पहले मेरे बेटे मेसन की मां एस्मे को मिली थी और एस्मे मर गई। फिर ये मेसन के पास आई और मेसन मर गया, और अब ये तुम्हारे पास है। आइवी ने ग्रेस का ट्रांसलेशन समन द डेड करेक्ट किया। असल में उस इंस्क्रिप्शन का सही ट्रांसलेशन है समन योर डेथ, अपनी मौत को बुलाओ। और आइवी एक्सप्लेन करती है कि ये सीटी काम कैसे करती है। जो भी इस सीटी की आवाज सुनता है, उसकी जो भी मौत उसके भविष्य में लिखी है, वो मौत समय से पहले आ जाती है। अगर तुम्हें किस्मत में है कि तुम 70 साल की उम्र में कैंसर से मरोगे, तो वो कैंसर अभी आएगा। अगर तुम्हें एक एक्सीडेंट में मरना था, तो वो एक्सीडेंट अभी होगा। फेट को चेंज नहीं किया जा सकता, बस उसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। ये सुनकर क्रिस और एली की सांसें रुक जाती है। मिस्टर क्रेवन, ग्रेस, डीन और रेल इन सब लोगों ने वो सीटी सुनी थी, और अब उन सबकी मौत उनके भविष्य से खिंचकर अभी आने वाली है। आइवी उन्हें एक और बात बताती है, लेकिन अभी नहीं। वो कहती है इस कर्ज को रोकने का एक तरीका है, लेकिन ये सीटी अपने पास रखो और मुझसे फिर मिलो। क्रिस वो सीटी रख लेती है। क्रिस और एली एक और काम करती है। एली उस हॉस्पिटल में काम करती है जहां मेसन का केस था। वो हमेशा से सस्पिशियस थी। मेसन की डेथ को गैस लीक एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन शावर में गैस लीक और बाकी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एली और क्रिस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स रूम में घुसती है। ये थोड़ा रिस्की है, कोई डॉक्टर देख ले तो प्रॉब्लम होगी। वो मेसन की मेडिकल फाइल निकालती है, और जो उसमें लिखा है वो चौंकाने वाला है। मेसन की बॉडी की फिजियोलॉजी, उसके ऑर्गन्स, उसके सेल्स, वो एक 40 साल के आदमी जैसे थे, लेकिन मेसन 17 साल का था। मतलब सीटी ने उसकी एजिंग को बढ़ा दिया था। उसकी बॉडी अचानक बूढ़ी हो गई, और उसकी फ्यूचर डेथ, जो शायद जलने से होनी थी, वो समय से पहले आ गई। ये कंफर्म करता है आइवी जो कह रही थी वो सच है। वो दोनों काफी डर जाते हैं कि अब खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। अगले दिन टाउन में एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पूरा टाउन इसे सेलिब्रेट करता है। हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स, हॉन्टेड मेजेस, लाइट्स, म्यूजिक, सब कुछ है। रेल, डीन और ग्रेस कॉस्ट्यूम्स पहनकर फेस्टिवल में जाते हैं। ग्रेस एक मोमेंट में नो से मिलती है। वो उससे ड्रग्स ले रही है। रेल ये देख लेता है। उसे ग्रेस के लिए एक अलग तरह का दुख होता है। ग्रेस रेल से बात करती है। वो उसकी फीलिंग्स को समझती है, लेकिन वो क्लियरली कहती है रेल उसके लिए सिर्फ एक फ्रेंड है। वो उसके गाल पर एक किस करती है। रेल का दिल टूटता है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करता है। क्रिस और एली भी फेस्टिवल में आती है। उन्हें अर्जेंटली सबको वार्न करना है, लेकिन उसका सामना फिर से नो से होता है। नो क्रिस को देखता है और वो अग्रेसिव हो जाता है। एली उसे किक करती है, जिससे नो का स्विच ब्लेड गिर जाता है। क्रिस वो चाकू उठाती है और नो की नाक को काट देती है। नो दर्द में चिल्लाने लगता है। क्रिस और एली फेस्टिवल के अंदर भाग जाते हैं। फेस्टिवल में एक हॉन्टेड मेज है। लोग उसमें डर के लिए घुसते हैं। डीन और ग्रेस उस मेज में अंदर जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
ग्रेस मेस में अकेली है और फिर उसे एक डरावनी बुढ़िया दिखती है जो बहुत ज्यादा बूढ़ी है और झुर्रियों से भरी हुई है। ये ग्रेस का ही रूप है, उसकी वो फॉर्म जो उसे उसकी डेथ के वक्त होनी थी। ग्रेस भागती है लेकिन वो डरावनी बुढ़िया उसके पीछे आती है और फिर वो फिगर ग्रेस को पकड़ लेती है। ग्रेस के साथ कुछ होता है, उसकी बॉडी तेजी से बूढ़ी होने लगती है, उसकी स्किन झुर्रियों में ढक जाती है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसकी आंखें धंस जाती है। वो एक पल में एक जवान लड़की से एक बुढ़िया बन जाती है और फिर वो गिरकर मर जाती है। मतलब ग्रेस की डेथ ये रिवील करती है कि उसकी किस्मत में था कि वो ओल्ड एज से मरेगी, लेकिन उसकी वो डेथ जो 70 से 80 साल की उम्र में होनी थी, सीटी ने उसे अभी एक पल में ले आई। उस वक्त डीन और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वो ग्रेस को पहचान भी नहीं पाते हैं कि वो असल में ग्रेस ही है। इसके बाद क्रिस, एली, रेल और डीन सब एक जगह मिलते हैं। क्रिस और एली उन्हें सीटी के कर्ज और आईवी के बारे में सब कुछ बताती है। डीन मानने से इनकार करता है। वो कहता है वो बुढ़िया जो मेस में मिली वो ग्रेस नहीं थी, ये सब नॉनसेंस है। रेल डीन पर भड़क जाता है, तूने ही ग्रेस को वो सीटी बजाने के लिए कहा था, ये सब तेरी वजह से हुआ। दोनों में खूब बहस होती है और दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रात को रेल अपने छत पर बैठा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि वहां खून की बारिश होने लगी थी, लेकिन ये सब उसका भ्रम था। इससे वो समझ गया कि क्रिस और एली दोनों सच कह रहे थे। रात को रेल के घर में क्रिस और एली बैठी है। क्रिस पहली बार एली को उसके पिता के बारे में अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो ड्रग्स में पड़ गई थी, कैसे उसने ओवरडोज किया, कैसे उसके पिता उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे और कैसे उस रात एक ट्रक ने उनकी कार को क्रश कर दिया। वो ट्रक मेरी वजह से आया नहीं था। क्रिस कहती है, लेकिन अगर मैंने ड्रग्स नहीं लिए होते तो हम घर पर होते, वो ट्रक उस रास्ते पर नहीं होता, मेरे पिता जिंदा होते। एली उसे सुनती है, वो उसे जज नहीं करती और फिर एली उसे बताती है कि वो उसकी गलती नहीं है और दोनों के बीच एक किस होती है। एक रोमांटिक कनेक्शन जो पहले से बन रहा था अब वो और मजबूत हो जाता है। उसी रात क्रिस को एक विजन आता है। वो अपने आप को देखती है, अपनी ही एक इमेज, लेकिन वो इमेज भीगी हुई है। उसके हाथ में एक हेरोइन नीडल है। ये क्रिस की फ्यूचर में होने वाली डेथ है। वो ड्रग्स के ओवरडोज से मरने वाली है। ये वो कर्ज था जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी, अपने पास्ट की वो गलती जो उसे खत्म कर देगी। दूसरी तरफ डीन अपने घर पर है। वो अपने रूम में है। न्यूज पर ग्रेस की मौत ने उसे तोड़ दिया है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि ग्रेस चली गई और तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और उसे अपने जैसा ही कोई दिखता है जिसकी बॉडी अकड़ी हुई है, जैसे किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट में तबाह हो गई हो। डीन अपने रूम को बंद कर देता है, लेकिन वो डिमोनिक एंटिटी फिर भी उसके रूम में आ जाती है। उसके माता पिता उसके रूम के बाहर गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। डीन की बॉडी हवा में उठ जाती है और फिर जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे एक कार क्रैश में ट्विस्ट कर रही हो, उसका पूरा बॉडी बड़ी बेहरामी से मुड़ने लगता है, जिससे उसकी बोन्स टूटती है और बॉडी मुड़ जाती है, जिसके कारण डीन मर जाता है। उसकी किस्मत में था एक कार क्रैश में मरना और उसकी मौत कार क्रैश की तरह ही हुई। उसके पेरेंट्स उसे इस तरह से देखकर काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ अपने सपने देखने के बाद क्रिस, एली और रेल के साथ आईवी के पास दोबारा जाते हैं। आईवी अब और बीमार हो चुकी है, वो मरने के करीब है। क्रिस उनसे पूछती है इस कर्ज को कैसे रोके। आईवी बताती है कि एक तरीका है, अगर तुम किसी दूसरे इंसान को अपने खून से मांग करो तो कर्ज उसके पास ट्रांसफर हो जाता है, तुम बच जाते हो, लेकिन वो मारा जाता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक गहरी उलझन आ जाती है। रेल के दिमाग में नो का चेहरा आता है। नो जो बच्चों को ड्रग्स बेचता है, जो एक विलन है और वो ये डिजर्व्स करता है। रेल बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है। रेल को अपनी मौत के विजन्स आ रहे हैं। वो स्टील मिल की ग्राइंड अप मशीनरी में फंसा हुआ है जिसमें उसे एक भयानक इंडस्ट्रियल डेथ होती है, लेकिन रेल एक प्लान लेकर चला है। वो नो को चर्च में बुलाता है और उसे गन दिखाकर किडनैप कर लेता है और उसे स्टील मिल में बांध देता है। फिर रेल कर्ज ट्रांसफर करने के लिए अपना खून नो पर लगाने के लिए अपना हाथ काटता है। तभी क्रिस और एली वहां पहुंचती है। क्रिस रेल को रोकती है, रेल हम किसी को मार नहीं सकते, इससे कर्ज खत्म नहीं होगा, बस एक और जान जाएगी। रेल फ्रस्ट्रेटेड और स्कैर्ड है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए रुकता है और तभी वो कहता है एक ऐसा सेंटेंस जो क्रिस के दिमाग में एक आइडिया जगा देता है, हर किसी को एक बार मरना ही होता है, एवरीवन हैज टू डाई वंस। क्रिस उस एक सेंटेंस में एक सोल्यूशन देख लेती है और उसी वक्त, इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक इनविजिबल फोर्स आती है। वो फोर्स रेल के बॉडी पर हमला करती है, जैसे स्टील मिल की मशीनरी उसके शरीर को अंदर खींच रही हो, उसे ग्राइंड कर रही हो। रेल चिल्लाता है, तड़पता है और मर जाता है।
क्रिस अपने कजिन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है। ये सीन उसकी आत्मा को तोड़ देता है। रेल के जाने के बाद ग्रुप में से क्रिस और एली दो ही बची है। क्रिस वो विसल उठाती है और वो एली को अपना प्लान बताती है। रेल ने कहा था, हर किसी को एक बार मरना होता है, तो हम मरेंगे, लेकिन हम डेड नहीं रहेंगे। क्रिस का प्लान ये है, वो क्लिनिकली मरेंगी, अपनी फ्यूचर डेथ को ट्रिगर करेंगी। कर्ज को लगेगा कि उनकी मौत हो गई और वो हट जाएगा। फिर वो एक दूसरे को रिवाइव करेंगी। एली, जिसे डायबिटीज है, उसके पास इंसुलिन है। अगर किसी को बहुत ज्यादा इंसुलिन इंजेक्ट की जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी कि क्लिनिकल डेथ हो जाएगी, और डिफिब्रिलेटर और आइस बाथ से उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं। यही उसका प्लान है। क्रिस का विजन था, वो भीगी हुई थी, उसके हाथ में नीडल था। मतलब उसका विजन उसकी डेथ नहीं था, वो उसका सर्वाइवल का सल्यूशन था। एली, जो क्रिस को बचाना चाहती है, डिसाइड करती है कि वो क्रिस को पहले रिवाइव करेगी। लेकिन एली सरप्राइजेस क्रिस बिना वार्निंग के। वो उसके हाथ में इंसुलिन नीडल चुभो देती है और क्रिस को आइस बाथ में डुबो देती है। क्रिस को होश नहीं है, लेकिन उस अनकॉन्शियस स्टेट में क्रिस एक टेरिफाइंग विजन से लड़ रही है। वो एंटिटी पानी के अंदर उसके सामने है और उससे लड़ रहा है। क्रिस मेंटली उस विजन से लड़ती है, लेकिन स्टील मिल में नो अभी भी बंधा हुआ था। वो अपने रस्सी को खोल लेता है, वो रेल की गन उठाता है और वो क्रिस और एली को ढूंढने लगता है। वो वहां पहुंचकर गेट को तोड़ने लगता है और लाइट भी कट कर देता है, जिससे डिफिब्रिलेटर भी बंद हो जाता है। लेकिन तभी वो एंटिटी एली की डेथ बनकर अब उसे मारने लगती है। एली ठीक से क्रिस को रिवाइव नहीं कर पाई है। क्रिस अभी भी आइस बाथ में है, वो अभी भी अनकॉन्शियस है। एली जो खुद घायल है और वो खुद के विजन से लड़ रही है, लेकिन फिर भी वो उठती है और वो क्रिस को डिफिब्रिलेटर लगाती है और वो क्रिस को रिवाइव कर देती है, जिसके बाद क्रिस वापस होश में आ जाती है। लेकिन अब एली गिर जाती है और एली खुद अपनी डेथ से लड़ रही है। तब तक नो भी गेट तोड़कर वहां पर पहुंच जाता है, जो अभी भी वहां खड़ा है। उसकी नजर जमीन पर गिरे एली के खून पर पड़ती है और नो उसके खून को छूता है और बस उसी पल से कर्ज नो पर ट्रांसफर हो जाता है। वो कर्ज जो क्रिस और एली का था, अब नो का है। नो को अचानक अपने जैसा ही कोई दिखता है। नो को एहसास होता है क्या हो रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नो उस एंटिटी पर गोली चलाता, लेकिन गोली उसे ही लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। 3 महीने बाद क्रिस और एली पेलिंगटन हाई स्कूल में है। वो अब एक रिलेशनशिप में साथ है, लेकिन क्रिस को अभी भी कभी कभी विजन्स आते हैं। एक हॉन्टिंग फिगर, जैसे कर्ज कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, बस कम हो गया। लेकिन दोनों आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। स्कूल में आशा नेल्सन नाम की एक नई फ्रेशमैन स्टूडेंट आई है। वो जब अपना लॉकर खोलती है और उसे अंदर वो एस्थेटिक डेथ विसल मिलता है, आशा उसे उठाती है। उसे नहीं पता ये क्या है। स्कूल में एक असेंबली है। स्प्रिंग सेमेस्टर की शुरुआत में आशा को स्टेज पर बुलाया जाता है, क्योंकि वो वायलिन बजाती है। उसे स्कूल एंथेम परफॉर्म करना है। क्रिस और एली ऑडिटोरियम भी में बैठी है। आशा स्टेज पर आती है और वायलिन निकालने की जगह वो उस स्कल शेप्ड विसल निकालती है। क्रिस और एली की आंखें फट जाती है। वो उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन आशा उनकी आवाज नहीं सुनती और वो सीटी बजा देती है। पूरे ऑडिटोरियम में वो आवाज गूंजती है और पूरे ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोग, सब ने वो आवाज सुन ली है और अब सैकड़ों लोगों की फ्यूचर डेथ्स एक साथ उनकी तरफ आ रही है। यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी सिटी मिले तो आप क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप कौन से सीरीज और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।